नमस्कार। आज हम अंग्रेजी भाषा की एक खास परत को खोलने जा रहे हैं। वो शब्द और वाक्य जिनसे प्यार और अपनापन झलकता है। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। अंग्रेजी सिखाने वाले YouTube चैनल्स जैसे इंग विद कौशल, लैंग्वेज ओशन और इंग्लिश ओशन एज आई। साथ ही प्रेमियों की बातचीत के कुछ नमूने और रोमांटिक शब्दों की सूचियां भी हैं। तो आज का हमारा मिशन है इन स्रोतों से वो जानकारी निकालना जो हमें समझने में मदद करे कि अंग्रेजी में दिल की बातें कैसे कही जाती हैं। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। यह है कि किसी भाषा में भावनाओं को कैसे व्यक्त किया जाता है। इससे हमें न केवल भाषा की बारीकियां पता चलती हैं, बल्कि उस संस्कृति की झलक भी मिलती है जहाँ ये भाषा बोली जाती है ना। हमारे स्रोतों में भी देखिए कितनी विविधता है। कुछ सिखाने वाले हैं, कुछ शब्दों की लिस्ट हैं और कुछ असल बातचीत के उदाहरण। ये सब मिलकर दिखाते हैं कि भाषा कैसे हमारी भावनाओं को ना सिर्फ व्यक्त करती है बल्कि शायद आकार भी देती है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं कि लोग अंग्रेजी सीखते क्यों हैं। एक स्रोत है इंग विद कौशल का, एक प्रमोशनल टेक्स्ट जैसा। इसमें चैनल सब्सक्राइब करने की अपील है और परीक्षा पास करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स का वादा है, वो भी मुफ्त में। इससे लगता है कि अक्सर शुरुआत करियर या पढ़ाई जैसी व्यवहारिक जरूरतों से होती है। बिल्कुल, ये व्यवहारिक जरूरतें अक्सर एक शुरुआती बिंदु होती हैं। हाँ, लेकिन भाषा सीखते हुए लोग धीरे धीरे उसकी गहरी परतों तक पहुंचते हैं, जैसे भावनाओं को व्यक्त करना। दिलचस्प है कि ये स्रोत मुफ्त शिक्षा पर जोर देता है, जो ज्ञान को फैलाने का एक तरीका है। पर अक्सर व्यावहारिक अंग्रेजी सीखने के बाद ही लोग महसूस करते हैं कि उन्हें रिश्तों को निभाने या भावनाओं को जताने के लिए खास शब्दों और तरीकों की जरूरत है, जिन पर हम आगे बात करेंगे। तो चलिए कुछ बुनियादी रोमांटिक शब्दों पर आते हैं। इंग्लिश ओशन, ISI और शीर्ष 20 रोमांटिक अंग्रेजी शब्द जैसी सूचियों से कुछ शब्द उठाते हैं, जैसे लव मतलब प्यार, किस यानी चूमना, लाइक पसंद करना, अफेक्शन लगाव, हार्ट दिल, फ्रेंडशिप दोस्ती, रिलेशनशिप रिश्ता। ये तो काफी जाने पहचाने शब्द हैं। हाँ, ये जाने पहचाने हैं, लेकिन यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। इन शब्दों के बीच के जो सूक्ष्म अंतर है वो महत्वपूर्ण है। लाइक और लव के बीच तीव्रता का फर्क है। सही, अफेक्शन शायद लव से कम गहरा हो, लेकिन एक गर्मजोशी दिखाता है। फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप रिश्ते की प्रकृति बताते हैं। फिर कुछ शब्द हैं जैसे बिलवेड प्रिय या स्वीट हार्ट प्रियतम प्रियतमा। ये किसी खास व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होते हैं। और फ्लर्ट मतलब इश्कबाजी या इन्फैचुएशन दीवानगी जैसे शब्द ये रिश्ते की शुरुआती शायद कम गंभीर अवस्थाओं की ओर इशारा करते हैं। भाषा कैसे एक ही भावना के इतने सारे शेड्स को पकड़ती है, ये देखना वाकई आकर्षक है। ये बात तो सही है। अब उन शब्दों पर आते हैं जिनसे किसी को पुकारा जाता है, टर्म्स ऑफ एंडियरमेंट जिन्हें कहते हैं। हमारे स्रोतों में ये भरे पड़े हैं। डार्लिंग, स्वीट हार्ट, हनी, बेबी, बेब, क्यूटी, एंजल, प्रिंसेस, प्रिंस, सनशाइन, माय लव, क्यूटी पाए, माय हार्ट, ब्यूटीफुल, हैंडसम। बाप रे, कितनी लंबी लिस्ट है। संवादों में भी इनका खूब इस्तेमाल दिखता है। यहाँ बात वास्तव में दिलचस्प हो जाती है। ये शब्द बातचीत का माहौल ही बदल देते हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सांस्कृतिक संकेत हैं। ये दिखाते हैं कि बोलने वाला सामने वाले के प्रति कितना स्नेह और निकटता महसूस करता है। अब देखेंगे कि इनमें से कई शब्द आपस में मिलते जुलते अर्थ रखते हैं। जैसे स्वीट हार्ट किसी को बताने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है कि वो आपका प्रिय है, और सीधे पुकारने के लिए भी। ये अनौपचारिक अंग्रेजी में बहुत आम है और रिश्ते में गर्मजोशी घोल देते हैं। इनका बार बार इस्तेमाल दिखाता है कि ये स्नेह जताने के कितने स्थापित और स्वीकृत तरीके बन चुके हैं। शायद हिंदी में हम इतने सारे अलग अलग पुकारने वाले शब्दों का रोजमर्रा में इस्तेमाल शायद कम करते हैं क्या? हाँ, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, शब्दों से आगे बढ़कर अब पूरे वाक्यों को देखते हैं। लैंग्वेज ओशन और इंग्लिश ओशन ICI जैसे स्रोतों में प्यार जताने वाले कई वाक्य दिए गए हैं उनके हिंदी अनुवाद के साथ। कुछ उदाहरण लेते हैं। शायद सारे दोहराने की जरूरत नहीं, पर कुछ खास तरह के भाव दिखाने वाले, जैसे किसी पर अपना हक जताना, यू आर माइन, तुम मेरे हो। हाँ। या आई एम योर्स, मैं तुम्हारा हूं। गहरी निर्भरता दिखाने वाले वाक्य भी हैं। आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। या यू आर माई लाइफलाइन, तुम मेरी जीवन रेखा हो। फिर किसी की तारीफ या उन्हें आदर्श बताने वाले, यू आर माई ड्रीम गर्ल,
तुम मेरे सपनों की रानी हो, अच्छा। या यू लुक लाइक एन एंजल, तुम परी जैसे दिखती हो। और भावना की तीव्रता जताने वाले, यू ड्राइव मी क्रेजी, तुमने मुझे दीवाना बना दिया। हाँ, ये काफी आम है। या आई एम क्रेजी अबाउट यू, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। स्रोत में तो आई एम एडिक्टेड टू यू, मतलब मुझे तुम्हारी लत लग गई है, जैसा वाक्य भी है। ओह। और हमेशा याद करने का भाव, आई ऑलवेज थिंक ऑफ यू, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। और फिर लंबे वादे, माई लव फॉर यू विल नेवर एंड, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी खत्म नहीं होगा। या आई विल लव यू टिल आई डाई, मरते दम तक प्यार करूंगा। प्यार की शुरुआत बताना, आई हैव फॉलन इन लव विथ यू, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और एक दिलचस्प वाक्य है, डोंट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस, अपने वादे से मत मुकरो। इसमें बैकआउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है मुकर जाना। यह प्यार के साथ आने वाली उम्मीदों और वादों की तरफ इशारा करता है। हाँ बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इन वाक्यों में कुछ पैटर्न दिखते हैं। आपने सही पकड़ा, हक जताना, निर्भरता, आदर्शीकरण और भावनाओं का उबाल। अंग्रेजी में प्यार का इजहार अक्सर काफी सीधा और मुखर होता है। आई लव यू कहना या योर माइन कहना, ये प्रत्यक्ष अभिव्यक्तियां हैं। शायद कुछ संस्कृतियों की तुलना में ये ज्यादा सीधी लग सकती हैं, जहां भावनाओं को इशारों या घुमा फिराकर कहने का चलन हो। इन वाक्यों में प्रतिबद्धता, टिल आई डाई और यहाँ तक कि खोने का डर, आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू भी शामिल है। ये दिखाता है कि ये भाषा सिर्फ रोमानी ख्वाबों को ही नहीं, बल्कि प्यार से जुड़ी असल जिंदगी की जटिलताओं, वादे, डर, निर्भरता को भी समेटती है। बिल्कुल। और कुछ वाक्य तो बिल्कुल मुहावरेदार हैं, जिनका शाब्दिक अर्थ कुछ और ही निकलेगा। लैंग्वेज ओशन स्रोत से कुछ उदाहरण, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, ये तो बहुत आम कहावत है। हाँ बिल्कुल। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार और जंग में सब जायज है, ये भी काफी सुना जाता है। यू सेट माई हार्ट ऑन फायर, तुमने मेरे दिल में आग लगा दी। ये जुनून दिखाने का कितना नाटकीय तरीका है। हाँ। लेकिन एक वाक्य थोड़ा चौंकाता है, लव इज अ गेम ऑफ इन्फमी, प्यार एक बदनामी का खेल है। हाँ, ये तो बाकी रोमांटिक बातों से बिल्कुल उल्टा है। हाँ, ये थोड़ा अलग है। और फिर तुरंत बाद एक और वाक्य, लव इज लाइफ, प्यार ही जिंदगी है। वाह, एक ही स्रोत में प्यार को लेकर इतने अलग नजरिए। यही तो मुहावरों और कहावतों की खूबी है। वे अक्सर किसी संस्कृति की मान्यताओं या अनुभवों का निचोड़ होते हैं। लव इज ब्लाइंड का मतलब है कि प्यार में इंसान अक्सर कमियां नहीं देखता। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर दिखाता है कि कुछ स्थितियों में लोग मानते हैं कि लक्ष्य पाने के लिए कोई भी तरीका चलेगा। और ये विरोधाभास गेम ऑफ इन्फमी बनाम लव इज लाइफ, ये दिखाता है कि भाषा कितनी जटिल हो सकती है। प्यार को लेकर समाज में हमेशा एक मत नहीं होता। और ये वाक्य उसी हकीकत को दर्शाते हैं। एक तरफ प्यार को सब कुछ माना जाता है, दूसरी तरफ उसके साथ आने वाले संभावित दर्द या सामाजिक मुश्किलों का भी डर रहता है। भाषा इन दोनों पहलुओं को जगह देती है। ये तो सच है। इन गहरी भावनात्मक बातों के अलावा स्रोतों में कुछ रोजमर्रा के व्यवहारिक वाक्यांश भी मिले, जैसे टेल मी इफ यू नीड मी, मेरी जरूरत हो तो बताना, मदद की पेशकश का सीधा तरीका। हाँ, उपयोगी है। यू बेटर लिसन अप, कान खोलकर सुन लो, ये थोड़ा चेतावनी जैसा लगता है। टाइम इज रनिंग आउट, समय निकलता जा रहा है, किसी काम में जल्दी करने के लिए। हाँ। आर यू नॉट इन द मूड टू टॉक, क्या तुम्हारा बात करने का मन नहीं है? किसी की मनोदशा जानने की कोशिश। सही। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना अच्छे से ख्याल रखना, ये तो बहुत आम है देखभाल दिखाने के लिए। बिल्कुल। आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, मिलने की इच्छा जताना। और गले लगाने के लिए आई वॉन्ट टू एम्ब्रेस यू या आई वॉन्ट टू हग यू, दोनों ही शब्द स्रोतों में है। और ये वाक्यांश बहुत उपयोगी हैं, सिर्फ रोमांटिक बातचीत में ही नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में किसी से मदद मांगनी हो, किसी बात पर जोर देना हो, समय की कमी बतानी हो, किसी का हालचाल पूछना हो या मिलने का प्लान बनाना हो, ये सब काम आते हैं। ये दिखाते हैं कि भाषा सिर्फ बड़ी बड़ी भावनाएं व्यक्त करने के लिए नहीं है, बल्कि आपसी संवाद को सहज और प्रभावी बनाने का भी एक जरिया है। तो इसका क्या मतलब है? आज हमने देखा कि अंग्रेजी में प्यार और स्नेह जताने के कितने सारे रंग हैं, बुनियादी शब्दों से लेकर पुकारने के प्यारे नामों तक, सीधे सीधे दिल की बात कहने वाले वाक्यों से लेकर गहरी कहावतों तक। ये स्रोत हमें एक खिड़की देते हैं ये देखने के लिए कि कैसे एक भाषा भावनाओं के इतने सारे पहलुओं, रोमांस, निर्भरता, वादे, डर, यहाँ तक कि विरोधाभास को समेट सकती है। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक बात ये है
कि किसी दूसरी भाषा में भावनाओं को व्यक्त करना सीखना हमें खुद अपनी भावनाओं और उन्हें जताने के तरीकों के बारे में क्या सिखा सकता है? क्या अंग्रेजी के ये सीधे, कभी-कभी तीव्र लगने वाले वाक्य हमें अपनी भाषा की अभिव्यक्तियों के बारे में कुछ नया सोचने पर मजबूर करते हैं? जैसे क्या स्नेह जताने के लिए इतने सारे अलग-अलग शब्द, डार्लिंग, स्वीट हार्ट, हनी, बेब, ये सब रखना, क्या ये अंग्रेजी बोलने वाली संस्कृतियों में व्यक्तिगत स्नेह को बहुत खुलकर और विविध तरीकों से जताने की प्रवृत्ति दिखाता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। क्या प्यार और स्नेह जैसे विशिष्ट भावनात्मक क्षेत्रों के लिए भाषा सीखना रोमांटिक संदर्भों के बाहर भी अंग्रेजी में हमारे संवाद करने के समग्र तरीके को बदलता है? क्या हम अनजाने में भी उन सीखी हुई अभिव्यक्तियों का असर अपनी रोजमर्रा की बातचीत में महसूस करते हैं? सोचने वाली बात है।